सुनीता अपनी दोनों बहुओं के सामने गुस्से में खड़ी हैं। कविता और अंजलि रोते हुए अपने पतियों की तस्वीरें छाती से लगाए हुए हैं। अब मैं समझी, तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे पतियों की जान की दुश्मन हूँ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा था कि अगर हम आधुनिक बनेंगे तो राहुल और विकास को कुछ हो जाएगा। वो बाबा जी ने कहा था कि जो औरत अपनी परंपरा छोड़ती है उसके पति की मौत हो जाती है। कहानी 3 महीने पहले से शुरू होती है। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय घर में सुनीता अपने 2 बेटों राहुल और विकास के साथ रहती है। सुनीता एक प्रगतिशील महिला है जो चाहती है कि उनकी बहुएं भी आधुनिक बने। आज से कविता और अंजलि भी हमारे साथ रहने आ रही हैं। मैं उन्हें शहरी जीवन सिखाऊंगी। माँ, कविता अभी भी गांव के तौर तरीके में है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अंजलि को तो मोबाइल फोन छूने में भी डर लगता है। कविता और अंजलि घर में दाखिल होती हैं। दोनों के हाथों में छोटे छोटे थैले हैं जिनमें तुलसी के पत्ते, नींबू, मिर्ची और अन्य पूजा का सामान है। नमस्ते माँ जी, हमने घर में दाखिल होने से पहले गणेश जी को प्रणाम किया है। माँ जी, क्या यहाँ कोई देवी देवता का स्थान है? हमें पहले वहाँ माथा टेकना है। बेटी, यहाँ शहर में इतने नियम कायदे नहीं होते, तुम आराम से रहो। अगली सुबह जब सुनीता उठी तो उन्होंने सोचा कि आज से अपनी बहुओं को आधुनिक कपड़े पहनने के लिए कहेंगी, लेकिन दोनों बहुएं अजीब बहाने बनाने लगती हैं। देखो, मैंने तुम दोनों के लिए सुंदर जीन्स और टॉप लिए हैं, आज से यही पहनना। नहीं माँ जी, मेरा मतलब है ये कपड़े तो बहुत महंगे लगते हैं, मैं इन्हें खराब कर दूंगी। हाँ माँ जी, हमें साड़ी में ही आराम है, हमारी त्वचा नाजुक है। त्वचा नाजुक है? ये क्या बात हुई? दोपहर में खाना खाने के बाद सुनीता अपनी बहुओं को कंप्यूटर चलाना सिखाने की कोशिश करती हैं। आओ बेटियों, आज तुम्हें कंप्यूटर सिखाऊंगी। इससे तुम घर पर बैठकर काम भी कर सकोगी। माँ जी, हमारे हाथ गंदे हैं, पहले हमें हाथ धो लेने दीजिए। हाय राम, इसमें तो बिजली है, कहीं करंट ना लग जाए। शाम को पड़ोसी शांति आंटी मिलने आती है और अजीब नजारा देखती है। अरे सुनीता, ये दरवाजे पर नींबू मिर्ची क्यों लटकी है और ये फर्श पर नमक क्यों बिखरा है? शांति, ये मेरी बहुओं का काम है। वो कहती हैं कि घर में बुरी नजर ना लगे। हाँ आंटी जी, हमने पूरे घर की सफाई की है, बुरी आत्माएं भाग जाएंगी। अगले दिन सुनीता के कुछ आधुनिक दोस्त मिलने आते हैं, लेकिन कविता और अंजलि का व्यवहार देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मिलिए, ये मेरी बहुएं हैं, कविता और अंजलि। नमस्ते, पहले ये दही चीनी खाइए, फिर घर में आइए, नहीं तो बुरी नजर लग जाएगी। और ये गंगा जल भी लीजिए, हमारे गांव में सभी यही करते हैं। वाह, क्या नया स्वागत करने का तरीका है। शाम को सुनीता अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा। ये फोन चल क्यों नहीं रहा? सुबह तक तो ठीक था। माँ जी, मैंने सुबह इस पर गंगा जल छिड़का था, इसमें बुरी आत्मा थी जो हमेशा आवाजें निकालती रहती थी। अंजलि, वो रिंगटोन थी, बुरी आत्मा नहीं। हे भगवान, मेरा नया फोन। अंजलि, तुमने ये क्या किया? माफ कीजिए माँ जी, मुझे लगा था कि। ओफो, अब नया फोन लेना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल खराब हो गया है। शाम को खाना बनाते समय कविता अजीब हरकतें करती है। हे गणेश जी, हे हनुमान जी, आज का खाना अच्छा बने। कविता, तुम क्या कर रही हो? माँ जी, पहले देवताओं को प्रणाम किए बिना खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो खाना जहरीला हो जाता है। उसी रात को सोते समय
अचानक अंजलि चीखने लगती है, हाय राम, कोई मुझे बचाओ। क्या हुआ बेटी, कोई चोर है क्या? मम्मा जी, मैंने बाथरूम में आईना देखा, उसमें कोई भूत दिख रहा था। अरे अंजलि, आधी रात को भूत प्रेत? अरे वो तो तुम्हारी ही साया थी। शहर में भूत प्रेत नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। अगली सुबह शांति आंटी फिर आती हैं और भी अजीब चीजें देखती हैं। अरे सुनीता, ये राहुल और विकास के गले में काले धागे क्यों बंधे हैं? आंटी जी, ये नजर बंद के लिए है। हमारे पति बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लग जाए। और हमने इनकी जेब में काली मिर्च भी डाली है, बुरी आत्माएं दूर रहेंगी ना। आंटी, ये लोग हमारी बात ही नहीं मानती। कल ऑफिस में सबने हमारा मजाक उड़ाया था। आखिर सुनीता का धैर्य टूट जाता है। उसी शाम को वे अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर सख्ती से बात करने का फैसला करती हैं। बस, अब बहुत हो गया। कविता, अंजलि, यहाँ आओ। दोनों बहुएं डर कर आती हैं। सुनीता के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों आखिर क्यों इतने अंधविश्वास करते हो? तुम्हें मेरी हर बात में दिक्कत क्यों है? माँ जी, हमारा मतलब, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हम सिर्फ। मैं तुम दोनों का झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सच सच बताओ, क्या बात है? अचानक कविता रोने लगती है और अंजलि भी उसके साथ रोने लगती है। दोनों अपने पतियों की तस्वीरें छाती से लगा लेती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने जानबूझकर आपकी बात नहीं मानी। हमें डर है माँ जी, हमारी नींद उड़ गई है। हर पल डर लगता है कि हमारी वजह से राहुल भैया और विकास को कुछ हो ना जाए। किस बात का डर? मैंने कभी तुम्हें डराया है क्या? राहुल और विकास भी दौड़ कर आते हैं। अब पूरा परिवार इकट्ठा है। माँ जी, 6 महीने पहले जब हमारी शादी हुई थी तो गांव में एक बाबा आया था। उन्होंने कहा था कि जो औरत अपनी परंपरा छोड़ती है, आधुनिक कपड़े पहनती है या घर से बाहर काम करती है, उसके पति की जान चली जाती है। 1 साल के अंदर उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। सुनीता का गुस्सा एकदम से उड़ जाता है और उनकी आंखों में दुख आ जाता है। अब मैं समझी, तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे पतियों की जान की दुश्मन हूँ। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हम नहीं चाहते थे कि राहुल भैया और विकास को कुछ हो जाए। वो बाबा जी ने कहा था कि अगर हम आधुनिक बनेंगे तो राहुल और विकास को कुछ हो जाएगा। कैसा बाबा था वो? उसने तुम्हें ऐसी बेकार बातें क्यों सिखाई? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारे साथ हैं। सुनीता अपनी बहुओं के पास जाकर उन्हें गले लगाती है। अब उन्हें अपनी बहुओं की परेशानी समझ आ गई है। मेरी बच्चियों, तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं कही? मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। हमें डर था कि आप हमारी बात नहीं मानेंगी। हमने सोचा था कि चुपचाप टोटके करते रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। सुनीता अपनी बहू को समझाने के लिए एक सीधा तरीका अपनाती है। वो खुद अपना मोबाइल फोन उठाकर दिखाती है। देखो बच्चियों, मैं कितने साल से ये सब करती हूँ। क्या मेरे बेटों को कुछ हुआ है? कविता, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। प्यार में डर नहीं, विश्वास होता है। अंजलि, तुम मेरी खुशी हो। तुम्हारे कपड़ों से मेरा प्यार नहीं बदलता। कुछ हफ्तों बाद कविता और अंजलि धीरे धीरे अपने डर को छोड़ने लगती हैं। वे आधुनिक कपड़े पहनने लगती हैं और तकनीक का इस्तेमाल करने लगती हैं। अरे वाह सुनीता, अब तुम्हारी बहुएं कितनी खुश लग रही है। धन्यवाद आंटी जी, अब हमें पता चल गया है कि डर से कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्यार में डर नहीं, विश्वास होता है।
कहानी का समापन इस संदेश के साथ होता है कि अंधविश्वास और डर से कुछ नहीं होता। सच्चा प्यार, समझदारी और परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। शर्मा परिवार में एक आम सुबह थी। चाय की चुस्कियों के बीच अचानक रिया के फोन की घंटी ने सन्नाटे को तोड़ दिया। फोन पर अंजलि की आवाज गूंजी। हमारा कॉलेज रियूनियन पक्का समझ, कल मस्ती करेंगे। लाइफ है यार, एंजॉय करो। मैं कल जरूर आऊंगी। कितने साल हो गए यार तुम लोगों को देखे हुए। ये क्या बात हुई? कहाँ जाने की बात कर रही है? अरे माँ जी, मैं कल अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। कॉलेज के कितने साल बाद हम सब मिलने जा रहे हैं। हाय राम, कलयुग आ गया है। घर की बहू अकेले कैसे जा सकती है बाहर? लोग क्या कहेंगे भाई? समय के साथ खुद को थोड़ा बदलिए माँ जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। दिल्ली में रहने वाली इंडिपेंडेंट रिया ने अपनी जॉब को छोड़कर इस छोटे से शहर में घर बसाया था। नए परिवार, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियाँ, सब कुछ संभालते हुए भी वो अपने पुराने दोस्तों से जुड़े रहना चाहती थी। क्या हो गया माँ, इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी पत्नी कल अपने दोस्तों से मिलने जा रही है। मेरे जमाने में ऐसा होता ही नहीं था। शादी के बाद हम घर की चौखट से बाहर नहीं निकलते थे अकेले। अरे माँ, लाइफ में ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और सास बहू के रिश्ते में ना माँ बेटी बन के रहा कीजिए। थोड़ी आजादी तो सबको मिलनी चाहिए। देखिए ना माँ जी, मैं बस अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगी और शाम तक वापस भी आ जाऊंगी। पर बेटा, आजकल के जमाने में लाइफ है तो एंजॉय करो यार। वक्त निकलता जा रहा है और पुराने दोस्त दूर होते जा रहे हैं। अगले दिन की सुबह रिया ने खूबसूरत जीन्स और टॉप पहना, थोड़ा मेकअप किया और अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो गई। इतने छोटे कपड़े, हाय राम, कलयुग आ गया है। लोग क्या कहेंगे? माँ जी, नॉर्मल आउटफिट है, समय के साथ थोड़ा बदलना सीखिए। अरे माँ, रिया ठीक तो लग रही है, दोपहर तक आ जाएगी। मेरे जमाने में ऐसा कभी नहीं होता था। और हर घंटे कॉल करके बताना कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। जी माँ जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। जैसी रिया घर से निकली, सुमित्रा देवी की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने खिड़की से बाहर जाते हुए रिया को देख लिया था, जो अपने दोस्तों की गाड़ी में बैठकर मस्ती में गाने गाते हुए निकल गई। इधर रिया अपने कॉलेज फ्रेंड्स अंजलि, शैली और प्रीति के साथ शहर के फैशनेबल कैफे में पहुंच गई। पुराने दिनों की यादें, हंसी ठिठोली और खट्टी मीठी बातें अब शुरू हो चुकी थी। वाह यार, शादी के बाद तो तू और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। बस यार, तुम लोग भी ना। क्या हाल है तेरे सास ससुर के? बहुत टाइट रखते हैं क्या तुझे? सासू जी हमारी थोड़ी पुरानी सोच की हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। बस थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ। चिल करो ना यार, कोई टेंशन नहीं है। आज तो बस मस्ती करेंगे। वैसे भी कितने टाइम बाद हमें टाइम मिला है ऐसे। लाइफ है, एंजॉय करो यार। आज मैं तुम लोगों के साथ पूरा दिन बिताना चाहती हूँ। उधर घर में सुमित्रा देवी बेचैनी से कमरे के चक्कर लगा रही थी। हर 10 मिनट में वो घड़ी देखती और फोन की ओर ताकती। 1 घंटा हो गया है, इसका फोन क्यों नहीं आया अभी तक? माँ, क्यों चिंता कर रही हो? रिया अपने दोस्तों के साथ है, ठीक होगी। मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ। अरे माँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। और लाइफ में ना हर इंसान को ना स्पेस चाहिए होता है, उसे थोड़ा स्पेस दे दो यार। हाय राम, कलयुग आ गया है। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझते। कैफे में रिया का फोन बजा। स्क्रीन पर माँ जी कॉलिंग देखकर उसने आंखें घुमाई। हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, अपने दोस्तों के साथ कैफे में हूँ। अरे ये सब छोड़, तू ये बता कब तक आएगी? खाना खाया है या नहीं तूने? पैसे पास में है ना तेरे? जी माँ जी, सब कुछ है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। क्या सास जी, चिल करो यार, कोई टेंशन नहीं। अरे माँ जी ना बहुत टेंशन लेती है मेरी, हर घंटे मुझे फोन करने को कहा है। और इस तरह पहले भाग में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी प्लानिंग ने सास बहू के बीच तनाव पैदा कर दिया। क्या रिया अपना ये दिन एंजॉय कर पाएगी या सुमित्रा देवी की चिंता कुछ अनहोनी की ओर ले जाएगी? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। दोपहर होते होते सुमित्रा देवी की बेचैनी और भी बढ़ गई। रिया के 3-4 बार फोन ना उठाने पर उनकी चिंता चरम पर पहुंच गई। हाय राम, कलयुग आ गया है। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे माँ, मेरी बात हो गई थी रिया से। वो ना शॉपिंग मॉल में है अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ ना नेटवर्क नहीं होता है, इसीलिए शायद आपका फोन नहीं उठाया। बेटा, मैं अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। माँ, क्या हो गया आपको? अचानक से दोस्तों की याद क्यों आ गई आपको? अच्छा चलिए ठीक है, जाइए, आपका भी मन बहल जाएगा। और हाँ माँ, ध्यान रखिएगा अपना।
सुमित्रा देवी तुरंत तैयार होकर अपनी 3 सहेलियों कमला, शांता और सुशीला के घर पहुंची और उन्हें अपनी चिंता बताई। मेरी बहू अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है और अब फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या ही हो गया है, भगवान ही बचाए। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं ये लोग भी। अरे सुमित्रा, तुम भी ना बहुत टेंशन लेती हो। आजकल के जमाने में ये सब नॉर्मल है। मेरे जमाने में तो ऐसा होता ही नहीं था कभी। मुझे पता लगाना पड़ेगा वो कहाँ गई है और क्या कर रही है। तो फिर हम उसी मॉल में चलते हैं, हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी और तुम्हारी जासूसी भी हो जाएगी। और इस तरह चारों दोस्त एक मिशन पर निकल पड़े, ऑपरेशन बहू खोज। इधर रिया और उसकी दोस्त शॉपिंग मॉल में खूब मौज मस्ती कर रही थी। पुराने दिनों की तरह उन्होंने कपड़े ट्राई किया और सेल्फी ली और बेफिक्री होकर हंसी मजाक किया। लाइफ है तो एंजॉय करो यार, कितना मजा आ रहा है आज। क्या सांस यार, चिल करना, क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेनी। चल रिया, तेरी सास को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? समय के साथ इंसान को थोड़ा बदलना चाहिए, उन्हें तो मैं समझा दूंगी। चलो ना कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। लड़कियां फूड कोर्ट की ओर बढ़ने लगी और ठीक उसी समय मॉल के दूसरे छोर से सुमित्रा देवी और उनकी सहेलियां अंदर प्रवेश कर रही थी। हाय राम, इतना बड़ा मॉल, हम रिया को कैसे ढूंढेंगे? अरे सुमित्रा, तुम्हारे पास रिया की फोटो है ना, जरा इन सबको दिखाओ। यही है मेरी बहू। अब पता करते हैं वो कहाँ है और किसके साथ है, और आखिर कर क्या रही हैं वो लोग। आजकल की बहुएं से तो भगवान ही बचाए। और ये जासूसी वाला आइडिया तो मुझे मजेदार लग रहा है। मुझे लगता है ना हमें ऊपर फूड डिपार्टमेंट में देखना चाहिए। चारों महिलाएं एस्केलेटर पर चढ़कर फूड कोर्ट की ओर बढ़ने लगी। सुमित्रा देवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फूड कोर्ट में रियार्स के दोस्त बड़ी सी टेबल पर पिज्जा बर्गर का आनंद ले रहे थे। अचानक रिया की नजर मॉल के एंट्री गेट पर पड़ी और वो दंग रह गई। ओह माय गॉड, वो देखो माँ जी आ रही हैं, वो भी अपनी सहेलियों के साथ। सच में? ओह, उन्होंने तुझे देखा नहीं अभी तक। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से छुपूं या फिर भागूं? अरे यार चिल करना, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ, और बाकी ये सब भी तो है तेरे साथ। इससे पहले कि कोई रिया डिसीजन ले पाती, सुमित्रा देवी की नजर उन पर पड़ गई। दोनों की आंखें मिली और एक पल के लिए समय जैसे कि थम गया। रिया, तुम यहाँ? हाँ माँ जी, हम लोग बस लंच कर रहे थे। देखा, आजकल की बहुओं से ना भगवान ही बचाए। देखो तो कैसे बर्गर पिज्जा खाए जा रही हैं। मैं तो बस मेरी सहेलियों से मिलने आई थी यहाँ। माँ जी, आप हमारे साथ बैठिए ना, मेरी फ्रेंड से मिलिए। एक अजीब सी शांति छा गई। दोनों पीढ़ियों की महिलाएं एक दूसरे को देख रही थी। क्या ये मुलाकात तनाव बढ़ाएगी या फिर समझदारी का रास्ता खोलेंगी? क्या सुमित्रा देवी अपनी जासूसी का सच बता पाएंगी? जानने के लिए बने रहिए अंतिम भाग में। माँ जी आइए ना, बैठिए। ये है मेरी फ्रेंड अंजलि, शैली और प्रीति। हाँ हाँ, नमस्ते बेटा। ये मेरी सहेलियाँ हैं, कमला, शांता और सुशीला। नमस्ते आंटी, चिल करो, कोई टेंशन नहीं। आप लोग भी हमारे साथ बैठ जाइए ना। फूड कोर्ट में अचानक हुई इस मुलाकात ने सबको चौंका दिया था। कुछ पलों की अजीब शांति के बाद रिया ने पहल की। माँ जी, आप यहाँ अचानक कैसे? आपने तो कभी नहीं कहा कि आप शॉपिंग मॉल जाती हैं। हाँ, हमारे जमाने में ऐसा कभी नहीं होता था, पर अब का जमाना बदल गया है। आंटी चिल करो यार, कोई टेंशन नहीं। दोनों ग्रुप्स एक बड़ी सी टेबल पर साथ में बैठ गए। पहले तो सब चुप थे, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। बेटा तुम लोग क्या करते हो? मतलब जॉब वगैरह करते हो क्या? जी आंटी जी, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ मैं, और मैं फैशन डिजाइनर हूँ। हाय तौबा, आजकल की लड़कियों को देखो, बाहर जाके कितना काम करती हैं। और एक हमारा जमाना था जहाँ पर तो वो बस हम घूमने। अरे सच बता देना सुमित्रा कि तू यहाँ पर अपनी बहू की जासूसी करने आई थी। क्या माँ जी, आप मेरी जासूसी करने आई थी? हाय राम, कलयुग आ गया है। मैं तो बस चिंता कर रही थी तुम्हारी, क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। ओह, साइलेंट मोड पर है। माँ जी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। ये आजकल की बहुएं ना, भगवान ही बचाए इनसे, फोन भी ठीक से नहीं देखती। आंटी चिल करो यार, कोई टेंशन नहीं।
हम लोग बस मस्ती कर रहे थे, कुछ गलत नहीं। मुझे पता है बेटा, मैं बस थोड़ी ज्यादा चिंता कर लेती हूँ शायद। माँ जी, मैं समझती हूँ कि आप चिंता करती हो, आप बस मेरी परवाह करती हो। आंटी, आप तो मेरी बिल्कुल माँ जैसी हैं। वो भी हमेशा मेरे पीछे जासूसी करती हैं। एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए। फिर अचानक रिया हंसने लगी और धीरे धीरे सभी हंसने लगे। सब हंसने लगे और वातावरण अब थोड़ा हल्का हो गया था। दोनों पीढ़ियों के बीच ये दूरी अब कम होती जा रही थी। आजकल की बहुएं ना बस भगवान ही बचाए। लेकिन हाँ, रिया तो वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे जमाने में ऐसा कभी नहीं होता था। परिवार की बहुएं अकेले बाहर जाती ही नहीं थी और इसलिए मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आंटी, हमें पुरानी और नई सोच दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बेटा। माँ जी, आप मान गई कि समय के साथ हर इंसान को बदलना चाहिए। आप सीख रही हैं। अचानक शॉपिंग बैग रिया की ओर बढ़ा। सुमित्रा देवी ने उसे एक सुंदर सा सूट गिफ्ट किया था। ये लो बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था। सोचा था कि घर पे दूंगी, लेकिन अब यही दे रही हूँ। माँ जी, ये तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू माँ जी। अगले कुछ घंटों में अजीब बातें हुई। दोनों ग्रुप्स ने मिलकर शॉपिंग की, आइसक्रीम खाई और बातें की। युवा लड़कियों ने मॉडर्न विचारों और बड़ी महिलाओं के अनुभव का अद्भुत मिलन हुआ। चिल करो यार, कोई टेंशन नहीं। आंटी, आप हमारे साथ एक सेल्फी लीजिए। अरे मुझे नहीं आता ये सब। आइए माँ जी, मैं सिखाती हूँ। बस मुस्कुराइए और कहिए, लाइफ है तो एंजॉय करो यार। हाय राम, सच में कलयुग आ गया है बेटा। और तू भी तो कहती है लाइफ है तो एंजॉय करो। सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। एक मजेदार सेल्फी ली गई, जिसमें सभी महिलाएं मुस्कुरा रही थी। बेटा, तुम्हारे मोबाइल में गेम्स है क्या? और अगर है तो मुझे सिखाओगी क्या? तो मुझे गेम खेलना सीखना है। बिल्कुल आंटी, आप भी खेल सकती हैं। आजकल की बहुएं भी ना भगवान ही बचाए इनसे। लेकिन हाँ, मुझे ना रिया जैसी बहू मिल जाए ना तो मैं तो गंगा नहाया हूँ। शाम ढलने लगी थी। सब अपने अपने घरों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे। माँ जी, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है। आंटी, अगली बार हम आपके घर आएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, जरूर आना। मैं तुम सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। वाह आंटी जी, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर आएंगे। आज तो तुमने भी मजा किया है ना सुमित्रा? हाँ यार, आजकल की बहुएं वो क्या कहते हैं, चिल करो यार, कोई टेंशन नहीं है। और फिर सभी हंस पड़े। सुमित्रा देवी ने भी युवा लड़कियों के अंदाज में बात करने की कोशिश की थी। घर लौटते समय रिया और सुमित्रा देवी साथ में थे। दोनों के बीच एक नई समझ विकसित हुई थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपको कभी गलत समझा हो तो। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मेरे जमाने में ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। जमाना बदल गया है और हमें भी बदलना चाहिए। समय के साथ थोड़ा बदलना सीखिए। हाँ, और लाइफ हो तो एंजॉय करो यार। दोनों साथ में हंस पड़ी। रिया ने प्यार से सुमित्रा देवी का हाथ थाम लिया। बेटा, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम अपने दोस्तों से दूर हो जाओ। बस मुझे थोड़ी चिंता है तुम्हारी। और मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ माँ जी। आज से मैं आपको सब बता दिया करूँगी और आप चिंता करना छोड़ ही दीजिए, ठीक है? जब वो घर पहुंची तो आदित्य उन्हें देखकर हैरान ही रह गया। अपनी माँ और पत्नी दोनों को हंसते हुए शॉपिंग बैग्स एक साथ लिए हुए जो अंदर आ रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, और आज से माँ जी और मैं दोनों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मुझे तो सच में आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो गया। सुमित्रा देवी ने फोन निकाला और अंजलि द्वारा ली गई सेल्फियां दिखाई गई। देखो, मैंने सेल्फी लेना सीख लिया है। अब मैं भी रिया के साथ सोशल मीडिया पे आऊंगी। माँ, ये आप हैं? क्या हो गया आपको? आप बदल कैसे गई? आप अचानक से फूलन देवी से निरूपा रॉय कैसे बन गई? हाय राम, कलयुग आ गया है बेटा। तुझे यकीन नहीं हो रहा? ये तो मैं ही हूँ। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। परिवार में एक नई शुरुआत हो रही थी, जहाँ पुरानी और नई पीढ़ी एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने लगी थी। मुझे लगता है अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों से मिलने जाऊंगी। सच में माँ जी, आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरे जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब होगा। फिर तो नेक्स्ट टाइम मैं भी चलूंगा।
और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो हर रिश्ते की नींव होती है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मैं भी करूँगा अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए। लाइफ है तो एंजॉय करो यार, हमारा परिवार अब और मजबूत होगा। इस तरह एक छोटी सी घटना ने परिवार के सभी लोगों को करीब ला दिया था। सास बहू का रिश्ता जो तनाव से शुरू हुआ था वो प्यार और समझदारी में बदल गया। दोनों पीढ़ियों के बीच की जो ये हाथापाई थी, जो एक खट्टी मीठी यादें थी, अब वो एक नई कहानी में आरंभ हो चुकी थी, जहाँ परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सुंदर सा बैलेंस बन गया था। समय के साथ खुद को थोड़ा बदलना सीखिए। हाँ बहू, समय के साथ खुद को थोड़ा बदलना चाहिए। लाइफ है तो एंजॉय करो यार। जानकी के बेटे की शादी को 2 ही दिन हुए थे, जिस वजह से जानकी के घर में उसकी बहू की मुंह दिखाई के लिए लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ऐसे ही एक देर शाम को जानकी की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी कैसी है? अब तो सास बन गई है, खुश तो है ना तू? चल जल्दी से बहू का मुंह दिखा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ बहू को। बहू, अरे ओ बहू कहाँ है? जरा बाहर तो आ, देख तो विमला आई है। अरे लगता है कोई काम कर रही होगी, चल कमरे में ही चलकर देख लेती हूँ। बहू तू कुछ कर रही है क्या? मैं कब से तुझे आवाजें लगाई जा रही हूँ। ये अपनी पड़ोसन विमला मुंह दिखाई के लिए आई है। अगर इन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। करूँ क्या मैं? हे कान्हा जी बचा लेना। अरे बहू क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? चल कोई बात नहीं, विमला कर ले मेरी बहू की मुंह दिखाई। अरे बहू मुझसे क्या शर्माना, मैं भी तो तेरी सास ही हुई। अब इतना कहकर जैसे ही विमला जानकी की बहू का घूंघट उठाती है, वो मुस्कान को देखकर कहती है, बहू तो बड़ी प्यारी है जानकी तेरी, सच कहूँ तो, और होगी भी क्यों नहीं सुंदर, बहू जो आखिर मेरी है। ऐसे ही समय बीत रहा था। जानकी अपनी बहू को घर के तौर तरीके सिखा रही थी और मुस्कान भी अपने ससुराल के तौर तरीके को सीख और समझ रही थी। एक रोज जानकी फ्रिज में माखन ढूंढने जाती है। यही तो रखा था, कहाँ गया? घर में किसी को माखन पसंद भी नहीं है मेरे बूढ़े के अलावा। अरे जानकी क्या ढूंढ रही हो? हटो, मुझे पानी लेने दो। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने जो 5 किलो का माखन मंगवाया था वो कहाँ गया? अरे भला मैं क्यों खाऊंगा, मुझे पसंद जरूर है माखन। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब मैंने खाया है। मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाया करो, और तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे इल्जाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो हटो, अब मुझे पानी लेने दो। बड़ी आई मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली। तुम्हारे अलावा घर में कोई माखन खाता नहीं है, और वो तो मैं कभी कभी किशोर को माखन देती हूँ तो उसमें भी वो नाक मुंह सिकोड़कर माखन खाता है। बहू को मैंने कभी माखन खाते देखा नहीं है और मुझे पसंद नहीं है, तो माखन गया कहाँ? मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने नहीं खाया है माखन, तो तुम समझती क्यों नहीं हो? अब मुस्कान जब अपनी सास ससुर में लड़ाई होते देखती है तो वो मन में कहती है, अब ये माँ जी और पापा जी को मैं कैसे बताऊं? माखन चोर तो मैं हूँ, लेकिन अगर इन्हें मैंने ये गलती से भी कह दिया तो खामखा मेरी बदनामी होगी। अगर इस उम्र में मैं तुम्हें तलाक दे दूं तभी तुम्हें अकल आएगी क्या? लेकिन मैं अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहता हूँ। अरे तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, समझे? पूरे दिन खाने के अलावा घूमना और सोना, यही काम है तुम्हारा तो। माँ जी रहने दीजिए, आप दूसरा माखन मंगवा लीजिएगा। पापा जी आप भी छोड़िए ना। बहू के कहने पर जा रहा हूँ, वरना तो तुम्हें मैं आज ही बताता कि बिना बात मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या हो सकता है। रमेश घर से गुस्से में बाहर चला जाता है और जानकी भी अपनी पड़ोसन विमला के घर चली जाती है। अब फ्रिज में जितना भी बचा हुआ मक्खन था वो मुस्कान खाकर उस खाली डब्बे को फ्रिज में डाल देती है। माखन खाकर तो ऐसा लगता है इसके बाद कुछ और खाऊं ही नहीं, इतना टेस्टी था। अब जल्दी से मुंह हाथ धो लेती हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो मुझसे ही कलेश करने बैठ जाएगा। वैसे भी माँ जी और पिताजी में आज कितना कलेश हुआ है मेरे माखन चुराने की वजह से। अब तक किसी का भी शक मुस्कान पर नहीं जाता, मुस्कान ही है वो माखन चोर। लेकिन एक रोज विमला जानकी मुस्कान को अपने साथ मार्केट लेकर जाते हैं। बहू अब तो तुझे यही रहना है, इसलिए तुझे मैं बाजार लाई हूँ। देख ये यही से हम लोग सामान लेने आया करते हैं। अरे जानकी कब से घुमा रही है, जरा चलना, चलकर कुछ खाते हैं। वो देख बर्गर वाला, चल बर्गर खाते हैं। नहीं नहीं ये सब अच्छी चीजें नहीं होती, कुछ अच्छा सा सादा खाएंगे। अरे
ये बर्गर वाला बहुत फेमस है। इसकी ही बात मेरी बहू कर रही थी, कह रही थी भर भर के मक्खन लगाता है बर्गर में। हाँ माँ जी, चलिए ना खाते हैं। मुझे वैसे भी माखन, मेरा मतलब है बर्गर बहुत पसंद है। अरे अब तो खाते हैं जानकी, देख अब तो तेरी बहू भी कह रही है उसे भी बर्गर खाना है। अब विमला, जानकी और मुस्कान उस बर्गर वाले के पास पहुंचते हैं और उस बर्गर वाले को बर्गर देने को कहते हैं। बर्गर वाला भी बर्गर बनाने में लगा था। तभी मुस्कान की नजर बर्गर वाले के डब्बे में रखे माखन पर जाती है। ये मैंने क्या देख लिया, अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे अब माखन खाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अरे खुशबू तो अच्छी आ रही है। जानकी, कभी कभी ये सब भी खाया कर, मेरा बेटा यहीं से लेकर जाता है मेरे लिए बर्गर। माँ जी, अभी तो इन्हें बनाने में समय लगेगा, पर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मैं घर जाऊं क्या? बहू, रास्ता तो देखा हुआ है ना तूने, तू घर तो चली जाएगी या साथ चलूं मैं तेरे? अरे नई नवेली बहू है तेरी, बहू के साथ जा, मैं बर्गर पैक करवा कर लेकर आती हूँ। जानकी और मुस्कान वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विमला यहाँ बर्गर की दुकान पर बर्गर के बनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बर्गर वाले को मक्खन कहीं नहीं मिलता। और इधर मुस्कान अपने कमरे में जाकर बड़ी सी मक्खन की टिक्की को निकालकर बड़े मजे से खाने लगती है, जो वो बर्गर वाले की रेडी से चुरा कर लाई थी। और करीब 1 घंटे बाद जानकी अपनी बहू मुस्कान से कहती है, अरे बहू, अब तक विमला नहीं आई बर्गर लेकर, लगता है हमारे हिस्से का बर्गर भी खा गई है वो, तभी अब तक आई नहीं है ये विमला। कोई काम आ गया होगा माँ जी उन्हें। जरूर ये जानकी और उसकी बहू की चाल थी, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाने की। अरे क्या जरूरत थी जानकी को मक्खन चुराने की? अपने बूढ़े पति के लिए इस उम्र में ना जाने जानकी भी क्या क्या करेगी। अरे आंटी जी, जल्दी से हाथ चला लो। हाथ में क्या मेहंदी लगा के बैठी हो आप? घर जाना है कि नहीं जाना है आपको? नहीं जाना है तो बैठी रहो, अगर जाना है तो चुपचाप काम करो। 500 का नुकसान जो करवाया है ना आपने, उसका कोई मतलब नहीं है क्या? वो तो मेरा दिल बड़ा है, इसलिए सिर्फ बर्तन धुलवाए, वरना कोई और होता तो 4 दिन तक काम करवाता आपसे। तुझे तो कीड़े लगेंगे भरी जवानी में, अपनी माँ समान औरत से काम करवा रहा है, और जानकी को तो आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जानकी इधर हॉल से जब अचानक अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू माखन खा रही है। बहू, ये माखन कहाँ से लाई है तू? यानी असल माखन चोर तो तू है, और मैं मेरे बूढ़े को ना जाने क्या क्या कहती रही। माँ जी, वो मैं बताना ही भूल गई थी उस दिन। बहू, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तेरे सामने ही अपने बूढ़े को कितना सुनाया था पिछले दिनों में, और वो है कि मुझसे बात नहीं कर रहा है, और तू है कि ये सब जानने के बाद भी एकदम चुप है। माँ जी, मुझे माखन बहुत पसंद है, और मैं माखन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती हूँ। तभी तो मेरी शादी में इतनी बारिश हुई थी। जानकी को पता तो चल ही चुका था कि उसकी बहू मुस्कान असल में माखन चोर है, लेकिन तभी हॉल से रमेश की आवाज आती है और जानकी और मुस्कान हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रमेश और विमला दोनों आए हुए थे। अरे तेरी बहू के मक्खन चोरी को लेकर मुझसे उस बर्गर वाले ने जितना काम करवाया, उसे तो मैं भूल ही नहीं सकती। हाय रे मेरी कमर। अब बताओ, माखन चोर कौन है? तुमने तो मुझे माखन चोर बना रखा है ना, और खुद इधर उधर से माखन चुरा रही हो। ना माखन मैंने चुराया है और ना ही माखन आपने चुराया है, बल्कि माखन चोर तो हमारी बहू है। क्यों बहू? हाँ, मैंने ही घर का माखन खाया है, और बर्गर वाले का माखन भी मैंने ही चुराया था। बहू, माखन खाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे गलत तो वो लगा कि ये जो तूने माखन की चोरी की, बताकर खाती तो घर में माखन चोरी को लेकर इतनी बड़ी खींचतान तो नहीं होती ना। अरे तेरी बहू के मक्खन चोरी को लेकर मुझसे उस बर्गर वाले ने जितना काम करवाया, उसे तो मैं भूल ही नहीं सकती। हाय रे मेरी कमर। अरे विमला, बर्गर तो खाती जा, इसे तू अपनी बहू को खिला, मुझे तो बर्गर खाने की सजा मिली है। देर से ही सही, लेकिन असली माखन चोर का पता सबको चल जाता है